दक्षिण के क्षेत्रों को ये डर है कि अगर ऐसे एक परमानेंट बहुमत बन जाए, तो उन पे ज़्यादा और ज़्यादा डिमांड आता रहेगा कि उनके पैसे जो हैं, वो उत्तर और पूर्व में चले जाएँ, क्योंकि वहाँ गरीब रहते हैं। और उनका ये कहना है कि ये तो परमानेंट मामला बन गया कि ये 40 साल से बना हो रहा है। हमारे जो अ अ, वित्तीय औज़ार हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं सरकार के पास, ख़ास तौर पे जो वित्त आयोग है, वो क्या करते हैं कि जितने गरीब प्रांत हैं, आप उतने ही ज़्यादा आपको हमारे जो कर के जो विभाजन होता है, उसमें हिस्सेदारी होंगी आप। तो सबसे ज़्यादा गरीब प्रांत उत्तर प्रदेश है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली प्रांत भी उत्तर प्रदेश है, इसलिए उत्तर प्रदेश को सबसे ज़्यादा शेयर मिलती है हमारे कर के विभाजन। दक्षिण भारत, उत्तर भारत में निवेश नहीं करना चाहता है, क्योंकि मैंने इस पे शोध किया है, दक्षिण भारत के दृष्टिकोण से उत्तर भारत के लोगों पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। वहाँ पे उनके ख्याल से ये बाहुबली रहते हैं। उनकी जो राजनीति है उनको समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर मैं भारत निवासी हूँ और मेरा भारत एकजुट रहने का एक बहुत महत्वपूर्ण आशा है, वो आशा है विकास। विपक्ष और सत्तारूढ़ दल दोनों विकास की जो राजनीति है वो छोड़ चुका है। उसके बदले में क्या आया है दोनों में? मैं इसको कहता हूँ अंग्रेजी में पॉलिटिक्स ऑफ कॉम्पेंसेशन। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री वो योजना, प्रधानमंत्री खिलाएगा तुझे राशन योजना, प्रधानमंत्री सस्ते में गैस देगा योजना। ठीक है? लेकिन ये बात मैं सिर्फ सत्तारूढ़ दल को नहीं टोक रहा हूं, जो दिल्ली में है। दक्षिण में भी हर पार्टी जो है यही करता है। नमस्कार, मैं हूं नितिन त्यागी और आप हैं हरकारा डीप डाइव पर। और आज हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर रतिन रॉय, जो अर्थशास्त्री हैं। और वो लगातार ऐसी बातें साझा करते रहे हैं अपने विचारों और अपनी अध्ययन और अपने लेखों के जरिए, जिसके कारण जिस जो एक तो सुर्खियों में आती है, और वो उन बातों को रेखांकित कर रहे हैं जो जिसके कारण देश दिक्कत में जाता हुआ दिखलाई पड़ता है। पिछले हफ्ते जब डिलिमिटेशन या परिसीमन को लेकर संसद में बहस हुई, और उसके बारे में जो वो जो प्रस्ताव जो गिर गया संविधान संशोधन का, तो उसको लेकर भी फिर उसके बाद उन्होंने एक लेख लिखा। अगर हरकारा के दर्शक जानते हैं कि पहले भी हमने उनसे बात की है, और उन्होंने उत्तर और दक्षिण के बीच के जो बढ़ते अंतर हैं, ये अंतर 2 तरह के हैं। एक आर्थिक अंतर है और एक राजनीतिक शक्ति का अंतर है। ये उत्तर में संख्या ज़्यादा है सांसदों की, और परिसीमन डिलिमिटेशन के बाद वो और ज़्यादा बढ़ने वाली है। और दक्षिण के राज्य जो हैं आर्थिक तौर पर ज़्यादा समर्थ और सक्षम हैं, और इसलिए उन्हें इस बात को लेकर लग रहा है कि उनकी भागीदारी इस देश के बारे में फैसले करने में कम हो रही है। तो ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, और आप में से बहुत सारे लोगों को इस बात की याद भी होगी। पर अभी जो उन्होंने एक इकोनॉमिक टाइम्स में लेख लिखा है, और उसमें उन्होंने कहा है कि राजनीति को ही अब बदलना पड़ेगा अगर हमें इसको संतुलित करना है, जहाँ पे शक्ति का संतुलन है, दोनों शक्तियों का, राजनीतिक शक्ति का भी और आर्थिक शक्ति का भी। तो डॉक्टर राय, आपका बहुत स्वागत है फिर से हमारे कार्यक्रम में आने का, और हिंदी के दर्शकों, पाठकों के से रूबरू होने के लिए भी आपका धन्यवाद, क्योंकि हिंदी में इस तरह की बातचीत शायद कम ही होती है। और तो पहले तो ये कि इस बात को थोड़ा समझाएँ कि आप जो बता रहे हैं कि एक, ये समस्या क्या है, और आपके हिसाब से इसका समाधान आप क्या बता रहे हैं? समस्या तो धन्यवाद मनीष जी। तो देखिए, समस्या तो दृष्टिकोण पे निर्भर है। अब ऐसा है कि भारत की जो संविधान है वो हमें गारंटी देती है, जो मेरे ख्याल से मोदी की गारंटी से भी ठोस है। उसका ये मतलब बहुत ही ज़्यादा ठोस है कहना चाहिए मुझे। जी। ये है कि जो भी हमारे देश में नागरिक है, जिनको आयु के वजह से वोट देने का अधिकार है, हर नागरिक का वोट समान है। एक आदमी इक्वल, ए वन पर्सन वन वोट, वन इक्वल वोट। 1971 से वन पर्सन वन इक्वल वोट हमारे देश में नहीं है, और जानबूझकर नहीं है, क्योंकि 1976 में
पार्लियामेंट ने ये तय किया कि 1971 की जनसंख्या के आधार पर ही हम लोकसभा के जो क्षेत्र हैं उनको हम डिलिनेट करेंगे, हम उनकी हम उनके विभाग करेंगे। पूरे भारत में क्षेत्र जो है अभी 540 क्षेत्र है। वो विभाग, और ये जो क्षेत्र विभाग होते हैं ये प्रांतीय बेसिस पे होते हैं। हर प्रांत को एक कोटा दिया जाता है क्षेत्रों का, वो होना चाहिए जनसंख्या के आधार पर। लेकिन 1971 में जो जनसंख्या की जो डिस्ट्रीब्यूशन थी हमारे अलग-अलग प्रांतों में, वो आज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ये अच्छी बात है और बुरी बात, इसमें जाना मतलब फ़ज़ूल है, क्योंकि संविधान कहता है कि जो भी वजह है, जनसंख्या के आधार पर हम ये क्षेत्रों का विभाजन करेंगे पूरे देश में। तो क्या हुआ है कि 71 से, आपके दर्शक ज़रूर जानते होंगे, जो जनसंख्या उत्तर और पूर्वी भारत की है, उत्तर प्रदेश, बिहार खास तौर पे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बंगाल, झारखंड इत्यादि, इनकी जनसंख्या की जो बढ़ोतरी है वो हमारे जो पश्चिम और दक्षिण के प्रांत हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल खास तौर पे, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, इससे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम अभी 2011 के सेंसस पे भी या 2001 के सेंसस पे भी या 1991 के सेंसस पे भी हम अगर विभाजन करते लोकसभा का अलग-अलग प्रांतों में जनसंख्या के आधार पर, तब आप देखते कि उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर और दक्षिण के उत्तर और पूर्वी क्षेत्र को ज़्यादा सीटें मिलती हैं और दक्षिण और पश्चिमी प्रांतों को कम सीटें मिलती हैं। समस्या अब यहाँ तक आ चुकी है कि मेरे विश्लेषण के अनुसार अगर हम अभी जो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है, जो 2027 की सेंसस स्पष्ट कर देगा, लेकिन अभी तक जो उसके फोरकास्टेड एस्टिमेट्स हैं, हाँ, उसके अगर उनकी उसके अनुसार हम सीट के विभाजन करें प्रांतों में, तब केवल यूपी और बिहार और एक और क्षेत्र अगर उनके साथ मिल जाए उत्तर या पूरब से, तो ये मतलब एक परमानेंट बहुमत बन जाएगी। जी। ठीक है। अब इसमें समस्या क्या है? समस्या ये है कि दक्षिण और पश्चिम के, खासतौर पे दक्षिण के प्रांत बोल रहे हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है और हमारी जो मानव विकास के आंकड़े हैं, ये मैं आपसे पहले भी बात कर चुका हूं, ये जी, बहुत जी। बहुत आगे है उत्तर और पूरब के तुलने में। सारी जो निवेश आती है वो दक्षिण में आती है और पश्चिम में आता है। सारी जो अ, इस युग के जो कार्य हैं मैन्युफैक्चरिंग में या सर्विसेज में, एआई कहाँ बनती है, आईटी कहाँ होता है, बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग कहाँ होता है, फार्मा कहाँ पे है, हाँ? जो आज के ज़माने के जो अग्रसर अ, आर्थिक अ, काम है, वो दक्षिण और पश्चिम में होता है, यानी कि इसको कहते हैं मॉडर्न इकोनॉमी। जी। इसका ये मतलब है, और ऐसा नहीं है कि मतलब उत्तर और पूरब में ये मॉडर्न इकोनॉमी बढ़ रहा है। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों के अलावा और कहीं कोई एक्शन है ही नहीं। हालाँकि अगर आप इनको देखें उत्तर प्रदेश को, तो आपने मुझे पिछली बार कहा था विनीत जी, मैं भूल गया हूँ, इंडस्ट्रियलाइज़ेशन, औद्योगीकरण, जी। उनकी जो औद्योगीकरण की जो जो शेयर है टोटल घरेलू डोमेस्टिक जीडीपी में, वो घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है। तो इस हालत में, क्योंकि हमारी जो जीडीपी की ग्रोथ हो रही है और मानवीय विकास पे जो कामयाबी हमें प्राप्त हो रहा है, वो सारे दक्षिण में हो रहा है। पिछले 30 साल से हम देख रहे हैं कि अ, हमारे जो अ अ, वित्तीय औज़ार हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं सरकार के पास, खास तौर पे जो वित्त आयोग है, वो क्या करते हैं कि जितने गरीब प्रांत हैं, आप उतने ही ज़्यादा आपको हमारे जो कर के जो विभाजन होता है, उसमें हिस्सेदारी होंगे आप। तो सबसे ज़्यादा गरीब प्रांत उत्तर प्रदेश है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली प्रांत भी उत्तर प्रदेश है, इसलिए उत्तर प्रदेश को सबसे ज़्यादा शेयर मिलती है हमारे कर के विभाजन। हुँ?
दक्षिण के क्षेत्रों को ये डर है कि अगर ऐसे एक परमानेंट बहुमत बन जाए, तो उन पे ज़्यादा और ज़्यादा डिमांड आता रहेगा कि उनके पैसे जो हैं, वो उत्तर और पूर्व में चले जाएँ, क्योंकि वहाँ गरीब रहते हैं। और उनका ये कहना है कि ये तो परमानेंट मामला बन गया कि ये 40 साल से बना हो रहा है, और उत्तर और दक्षिण में जो ये अंतर है आर्थिक समृद्धि में, वो अंतर कम नहीं हो रहा है और भी बढ़ रहा है। इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि ये एक जो राजनीतिक हक बनता है उनका, जनसंख्या के अनुसार अ, हमारे जो पार्लियामेंट है उसमें बहुमत होने का, उत्तरों का, उत्तर भारत के देशों का और पूर्वी पूर्वी भारत के देशों का, वो स्थापित हो। तो दृष्टिकोण उनका वो है, लेकिन दृष्टिकोण उत्तर और पूर्व का है कि भाई हमारी जनसंख्या ज़्यादा है। संविधान कहती है कि जनसंख्या के अनुसार विभाजन होनी चाहिए हमारे पार्लियामेंट के क्षेत्रों का। और ये बात आप नहीं मान के हम पे अन्याय कर रहे हैं, जो बात भी जायज़ है। और जो दक्षिण कह रहा है कि हम आपसे आगे बढ़ चुके हैं, हम आपको सब्सिडाइज़ करते हैं और ये आप राजनीतिक शक्ति के बल पे आप ये और बढ़ाते रहेंगे, हाँ? युग-युग बढ़ाते रहेंगे इसको भविष्य में भी। ये भी बात सही है, लेकिन दृष्टिकोण का मामला है कि मतलब इस पे एक एक समझ आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो उत्तर के प्रांत कह रहे हैं वो गलत नहीं है और जो दक्षिण के प्रांत कह रहे हैं वो भी गलत नहीं है। अलग-अलग दृष्टिकोण है बस। तो हमारा जी, काम है इनको एक जगह पे लाना जहाँ समझौता हो दोनों में। जी। इसमें जो जो आई थिंक एक एक बुनियादी बात ये भी है कि जो एक वेलफेयर स्टेट का जो काम होता है कि जहाँ पे उसको लगता है कि जो लोग थोड़े से पिछड़ गए हैं या पीछे हैं तो उनको अ, जिसको एक तरह से हम उसको रेवड़ी पॉलिटिक्स भी कहते हैं कि जैसे पैसे दे देना और सहूलियत देना, मुफ्त की चीज़ें बहुत सारी दे देना। पर दूसरी तरफ ये है कि और लोकतंत्र में हमेशा एक जगह आता है जैसे कि कई लोगों ने लिखा भी है इस बारे में कि एक टिपिंग पॉइंट आता है जब डेमोक्रेसी अपने आप को सस्टेन नहीं कर सकती अगर इकोनॉमिकली वो आगे ना बढ़े और उसके टैक्सेस आगे ज़्यादा नहीं बढ़े। और भारत में जो आप बता रहे थे उसके हिसाब से टैक्सेस देने वाले लोग और हैं, टैक्सेस का फ़ायदा कोई और उठा रहा है, ऐसा लोगों को लगने लगा है। और वेलफेयर स्टेट का जो पूरा जो उसके ज़रिए जो वोट बटोरने की जो पॉलिटिक्स है, वो भी अपने आप में देखा जाए तो वो देश को जो है कमज़ोर और खोखला ज़्यादा कर रही है बजाय उसको मजबूत करने के। उन लोगों को भी मजबूत करने की जैसे कि हम बिहार और यूपी में देख सकते हैं बहुत साफ तौर पर। तो तो इसलिए फिर समाधान की तरफ आएँगे तो वो उसमें एक बात जैसे आपने पिछली बार बताई थी कि कैसे बिहार और उत्तर प्रदेश को आर्थिक तौर पर मजबूत किया जा सकता है। एक तो तरीका ये था, पर दूसरा आपने कई और बताए थे कि कैसे इसके समाधान है जिसके ज़रिए इसको मिटिगेट कर सकते हैं जो कि जिस खतरे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। उनके बारे में मैं आपसे सुनना चाह रहा था। समाधान तो एक्चुअली मैं इसके बारे में और भी सोचा हूँ, जी, और समाधान के मैं एक्चुअली दोहरा रहा हूँ जो मैंने पिछली बार बात की, लेकिन मैं इसको रीयूनिफिकेशन के संदर्भ में अभी लाऊँगा एक मिनट में। हुँ, समाधान तो इसके सिर्फ़ 2 या एक्चुअली 3 तरीके हैं। एक उत्तर भारत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं, कि वो मैं पहले ही बता दूँ कि अभी दक्षिण भारत करीब 3 गुना ज़्यादा समृद्धि के से दक्षिण भारत में 3 गुना ज़्यादा समृद्धि है, उत्तर और पूरब के मुकाबले में। वो अगर 7 या 8 गुना बन जाए, तब हुँ, तो जो भी जनसंख्या हो पूरा कंट्रोल ही आ जाएगा दक्षिण भारत के पास। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये नहीं होगा, क्योंकि लेकिन आपको मैं तीनों बता दूँ फिर बताऊँ कि ये सब संभव जी, क्यों नहीं है। दूसरी बात मैंने कहा था कि अगर बिहारी तमिल बन जाए, मतलब बिहार का जनसंख्या आगे तमिलनाडु में बस जाए और जो दक्षिण भारत की समृद्धि है, उसका फ़ायदा उठाए, ये भी नहीं होने वाला है। और तीसरा है कि आज जो परिस्थिति है कि सारा जो निवेश है, वो दक्षिण और पश्चिम में हो, दक्षिण और पश्चिम की सरकार एक पूंजीवादी जाकर उत्तर और पूर्व में निवेश करे। और ये ज़रूर। अर्थशास्त्र के के दृष्टिकोण से सही होगा, क्योंकि हम अर्थशास्त्र में कहते हैं कि जहाँ पे जो भी चीज़ की कमी है, वो जहाँ कमी है, वहीं फ्लो करना चाहिए। जैसे कि
जनसंख्या उत्तर में ज़्यादा है और दक्षिण में कम है। इसका ये मतलब हुआ कि दक्षिण में लेबर जो है वो महँगा होगा, उत्तर के मुकाबले में। तो अगर उत्तर के लेबर दक्षिण में आ जाए, तो इक्वलाइज़ हो जाता है और समान एक जी, लेबर का बहाव जी, है। जी, वैसे ही जो कैपिटल है, जो पूँजी है निवेश के लिए, वो ज़्यादा दक्षिण में एक्यूमुलेट हो रहा है। उसे अगर हम दक्षिण से उत्तर भेजें, तो इक्वलाइज़ हो जाता है। वैसे ही कि देश फिर इक्वलाइज़ हो जाता है। लेबर मूव हुँ, करता है जहाँ लेबर कम हो और कैपिटल मूव करता है जहाँ कैपिटल कम। ये तो मतलब अर्थशास्त्र के हम थियरी में कहते हैं। लेकिन ये होता नहीं है, हमें मालूम है। ये दुनिया में हुँ, नहीं होता है। आई मीन होता है कभी-कभी लेकिन कम ही होता है। आप देखिए, अब यूरोप जो है, वहाँ सब बुड्ढे रहते हैं और ये हमारे यहाँ सब नौजवान हैं। तो या तो यूरोप को ये करना चाहिए कि हमारे जो नौजवान हैं वहाँ जाके रहे और वहाँ काम करें, उनके फ़ायदा होगा, उनके वेजेस कम होंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उत्पादकता बढ़ेगी। हुँ? या तो वो पूँजी हमारे यहाँ निवेश करे थोक के भाव। दोनों नहीं करना चाहते हैं, इसलिए उनका भी अर्थव्यवस्था ठप और हमारे भी सीमित। ठीक है? तो वैसे भी जो हो रहा है कि दक्षिण भारत, उत्तर भारत में निवेश नहीं करना चाहता है क्योंकि मैंने इस पे शोध किया है, दक्षिण भारत के दृष्टिकोण से उत्तर भारत के लोगों पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। वहाँ पे उनके ख्याल से ये बाहुबली रहते हैं। उनकी जो राजनीति है उनको समझ में नहीं आता है। अ, उनकी जो गवर्नेंस है उस पे इनको शक है, आशंका है। तो इसका ये मतलब हुआ कि हालाँकि हम एक देश ज़रूर है, हम एक-दूसरे को मानते नहीं हैं समान देशवासी, इसलिए निवेश वहाँ नहीं जा रहा है। अच्छा, रही जनसंख्या की बात, जब जनसंख्या बिहारी या बंगाली या यूपी वाला जब दक्षिण में आता है, तब वो इंटीग्रेट नहीं होता है। आपको एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा दे दूँ, हमारी जो पिछली वार्ता हुई थी उसके बाद मुझे पता चला कि केरल में जो हमारे सबसे अमीर प्रांत है, बड़ी प्रांत है और बिहार में अगर आप कास्ट एंडोगमी देखिए, इसका ये मतलब हुआ कि कितनी प्रतिशत लोग अपने जाति के बाहर शादी करते हैं। तो इसमें मैं ये नहीं इंक्लूड करूँगा मेरे जैसे कि एक बंगाली ब्राह्मण और एक तेलुगु ब्राह्मण की शादी हुई। वो एंडोगमी नहीं है, जाति छोड़ शादी कितनी होती है। जी, जी। दोनों प्रांतों में 95-96% है। अब भाई समस्या हो गई है, क्योंकि मैं यूपी से तेलंगाना आया और मैं यादव हूँ। दोनों प्रांतों में लोग अपनी जाति में शादी करने वाले 95% हैं, आप ये कह रहे हैं। मतलब केरल में भी और हाँ, हाँ, अच्छा जितना भी जी, अमीर हो, वो अपनी ही जाति जी, में शादी करते हैं। अब इसका ये मतलब हुआ, जो रोटी-बेटी का संबंध कहते हैं ना, वो बननी चाहिए। अगर मतलब तमिल वाले, अब अगर यूपी वाले आके तमिल बने, केवल भाषा जी, सीखने से नहीं चलेगा काम ना। एक जी, रोटी-बेटी की जी, संबंध होनी चाहिए। वो रोटी-बेटी जी, की संबंध नहीं बन रहे हैं। पिछले 40 साल से नहीं बन रहे। चंद मेरे जैसे ब्राह्मण या बनिया लोग कर रहे हैं, लेकिन जो इंटरमीडिएट कास्ट से, ऐसा नहीं है कि वहाँ के यादव है या वहाँ के कायस्थ है, वो यहाँ के रेड्डी और कम्मा से शादी कर रहे हैं। या यू नो वहाँ के जो खत्री है, वहाँ यहाँ के चेटियार जी, से शादी करते हैं, वो भी नहीं हो रहा है। जी, तो सामाजिक तौर पे जो इंटीग्रेशन होनी चाहिए, वो नहीं हो रहा है। इसलिए लेबर जब यहाँ आता है दक्षिण भारत में, उसको माइग्रेंट लेबर कहते हैं। एक ही शहर है जहाँ ये इंटीग्रेशन किस हद तक हुआ है और वो है बम्बई। बम्बई के अलावा ये कहीं नहीं हुआ है और इसलिए ये उपाय नंबर 2 भी खत्म। अब उपाय नंबर यानी कि वो यहाँ आके रहे और हमारे बन जाए। और तीसरी उपाय जो 7 गुना होने वाला है उसकी बढ़ोतरी, वो इसलिए नहीं होगी क्योंकि जब ये जो सस्ता लेबर आता है यूपी और बिहार से तमिलनाडु या तेलंगाना, वो वही साला काम करते हैं जो यूपी और बिहार में करते हैं, यानी कि चाय बनाते हैं या पंक्चर ठीक करते हैं। तो वही जो फ्यूडल जो अर्थव्यवस्था है, इसको बढ़ाते रहते हैं। दक्षिण में इसके बारे में मैं बहुत बोल चुका हूँ, मैं मुख्यमंत्री को भी बोल चुका हूँ जी, कि 1 कप चाय का दाम बिहार और तमिलनाडु में ₹15 कैसे हो सकता है, जब तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था 4 गुना समृद्धि में आगे हो बिहार के मुकाबले। अब ये लोग ये नहीं चाहते, वही झाड़ू-पोछा करना चाहते हैं घर में, वही ड्राइवर लगाएँगे, वैक्यूम क्लीनर नहीं खरीदेंगे, हैं? तो ये एक तो अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से उपाय ज़रूर हैं, लेकिन वो उपाय हमारे लिए उपलब्ध नहीं है, पार्टली क्योंकि सामाजिक समस्या है और पार्टली क्योंकि अर्थव्यवस्था हमारी अभी तक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं है दक्षिण भारत में।
ठीक है? तो उस दृष्टिकोण से देखें तो समस्या हल नहीं हो सकती है। लेकिन मैं एक और राजनीतिक बात अगर आप माने, अनुमति दें, बोलना चाहता हूँ कि आप कुछ लोगों को यहाँ, जहाँ मैं हैदराबाद में हूँ और चेन्नई में फ़ोन किया मैंने, राजनीतिक भारतीयों को यहाँ के, दक्षिण के। मैंने पूछा कि देखिए, ये तो हो रहा है डिलिमिटेशन और आप लोग इसकी निंदा कर रहे हैं और आप इसको मतलब विरोध करेंगे। ठीक है, अगर हो जाए, अगर हो जाए, अगर यूपी बिहार की जो मतलब इसमें शेयर है, वो बढ़ जाए और आपका कम हो जाए। मुझे एक मुद्दा बताइए जिस पे फ़र्क पड़ेगा। क्या उससे हमारी जो गरीबी है, वो बढ़ेगी? क्या उससे हमारी जो औद्योगिकरण जो परसेंटेज है, वो बढ़ेगी? क्या इसका ये मतलब है हम फ्यूडलिज़्म छोड़ के अच्छी पूँजीवादी अर्थव्यवस्था बन जाएँगे? क्या इसका ये मतलब हुआ कि जो गंदे-गंदे बातें आप कहते हैं जाति इत्यादि के बारे में उत्तर में, वो दक्षिण में कम हो जाएँगे? एक ठोस परिणाम बताइए जिस पे इस विभाजन का बदलने का फ़र्क पड़ेगा और मुझे कोई ठीक जवाब नहीं मिला। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि सत्तारूढ़ जो एनडीए है और जो विपक्ष की यूपीए और ये बाकी पार्टीज़ हैं, ये दोनों एक ही बहुत ही गंदी खेल खेल रहे हैं। सत्तारूढ़ दल मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा ही गंदी है क्योंकि वो सांप्रदायिक खेल भी खेलते हैं। वो हिंदू-मुस्लिम करते हैं और वो बहुत गंदी चीज़ है जो मेरे ख्याल से यूपीए कुछ हद तक नहीं करती। ठीक है। लेकिन दोनों ये खेल खेलते हैं कि देखिए 2 तरीके होते हैं अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से जनता के सामने जाना और एक प्रस्ताव बिठाना। एक प्रस्ताव जो मैं पसंद करता हूँ, जो भारत हमेशा करता था, ये था कि सबका साथ, सबका विकास। पता नहीं किसी ने कहा था 2014 में, भूल गया अब क्या हो गया उसका, कोई बात नहीं। तो सबका साथ, सबका विकास का ये मतलब हुआ कि जो हमारी अर्थव्यवस्था की ध्यान है और जो हमारे राजकोष की पूंजी है, वो विकास पे जाएगा। विकास के परिणाम होते हैं अच्छे नौकरियां, स्वास्थ्य, शिक्षा, शहरों का विकास इस तरीके से कि मतलब वो गंदे गटर न बने, पर्यावरण का देखभाल इत्यादि। ये सब डिलीवर करना मुश्किल है, आसान काम नहीं है, बहुत ही मुश्किल है और बहुत कम देशों ने दुनिया के इतिहास में इनको सामना करके काबिलियत पाई है। लेकिन अगर मैं भारत निवासी हूँ और मेरा भारत एकजुट रहने का एक बहुत महत्वपूर्ण आशा है, वो आशा है विकास। विपक्ष और सत्तारूढ़ दल दोनों विकास की जो राजनीति है वो छोड़ चुका है। उसके बदले में क्या आया है दोनों में? मैं इसको कहता हूँ अंग्रेजी में पॉलिटिक्स ऑफ कॉम्पेंसेशन। जी। आसान है समझाना। आपके लाभार्थी लाभार्थी पॉलिटिक्स अगर हिंदी में लाभार्थी बताएँ तो पॉलिटिक्स नहीं, लाभार्थी भी नहीं, कॉम्पेंसेशन मतलब ऐसे कि माफ कीजिए, आपने आपको तो विकास नहीं हुआ। आप यूपी में रहते हो, आपकी जो जीडीपी है, आपकी जो मतलब एवरेज आमदनी है, वो नेपाल से भी कम है। बंगाल की आमदनी बांग्लादेश से भी कम है। माफ कीजिए, लेकिन आपको हम कॉम्पेंसेट करेंगे। ये ले, लड़की बहन योजना, ये ले, हुँ, 10,000 रुपए, ये ले, सस्ता सिलेंडर, ये ले, खाना। ये विकास, ये विकास खर्चा नहीं है। हम ये अपना काम विकास के ठीक से नहीं कर नाकामयाब पाए। होने के परिणामों के को मैं जो कहता हूँ हिंदी में अंग्रेजी में एमेलिएट करना, उनको कुछ मतलब हद तक उनके लिए कॉम्पेंसेट करना, वो है। क्योंकि मुआवज़ा एक आप तरह देखिए, से दे रहे हैं। मैं कोई कम्युनिस्ट नहीं हूँ। मैं क्या चाहता हूँ कि मेरी जो कमाई है उसके बल पे मैं 5 चीज़ें कर सकता हूँ आपके साथ। एक घर बनाओ यार ज़िंदगी में, हाँ? अपने परिवार को मैं खाना खिलाऊँ, पौष्टिक आहार दूँ, हाँ? कपड़े खरीद लूँ अच्छा, हाँ? स्वास्थ्य के लिए मतलब महँगी स्वास्थ्य नहीं, लेकिन कुछ स्वास्थ्य की सुरक्षा मैं अपने जेब से दूँ और शिक्षा में मैं निवेश करूँ मेरे बच्चों का। ये 5 तो मिनिमम अरमान है, उसके बाद हो सकता है 30-30 ज़्यादा हो, वो सब बीजेपी देखेगा। लेकिन ये 5 अरमान तो सबके होते हैं, हिंदू हो या जी, मुसलमान हो या जो भी हो जी, या तमिल जी, हो। ये जी। 5 अरमान अगर मैं अपने बल पे कामयाब नहीं होता हूँ, मेरे परिवार को देने, तब डेवलपमेंट फेलियर होता है ये। तब मैं हुँ, विकास की असफलता में की परिस्थिति में हूँ।
तब आप कहते हो कि सॉरी आप उस पे हो, अब उसी में रहो। ये नहीं कहता हूँ कि मैं आपको उठाऊंगा उससे, हाँ उसी में रहो, ये 10 रुपए ले ले मुझसे। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री वो योजना, प्रधानमंत्री खिलाएगा तुझे राशन योजना, प्रधानमंत्री सस्ते में गैस देगा योजना, ठीक है। लेकिन ये बात, मैं इस पे मैं सिर्फ सत्तारूढ़ दल को नहीं टोक रहा हूं जो दिल्ली में है, दक्षिण में भी हर पार्टी जो है यही करता है। तो इसको मैं कहूंगा एक आलसियत आ गई है हमारी राजनीति में, जी, कि हमें पता है कि हम ये वोट अगर हम चाहते हैं तो 2 तरीके हैं, 3 तरीके हैं। एक बीजेपी बहुत अच्छी से सत्ताता है, वो है सांप्रदायिकता और जातिवादी वोट। क्योंकि ये मेरे ख्याल से मैं कहूंगा सपा को या कांग्रेस को या कोई भी विपक्षी दल को, कि अगर आपको जाति का खेल खेलना है तो बीजेपी आपको हर बार हराएगी। उनका जो जाति विश्लेषण है वो हम बार बार देख चुके हैं, बहुत ही सुपीरियर है किसी भी विपक्षी दल के मुकाबले में। अब यही बात तमिलनाडु की और केरल में अभी तक वो समझे नहीं है कि वहां जाति का खेल एग्जैक्टली कैसे चलता है। समझ जाएंगे, मेरे प्रांत पे समझ चुके हैं, महाराष्ट्र में समझ जी, चुके हैं। जी, वो कौन कुर्बी है और कौन चंद्रसेना कायस्थ प्रभु है, ये सब अगर आप बीजेपी के मतलब क्षेत्रीय स्तर पर विश्लेषण देखें ना, तो आप समझ जाएंगे कि ये जीतते क्यों है। तो जाति का खेल से तो नहीं चलेगा। और अगर आप ये खेल खेलना चाहते हैं, वो क्या कहते हैं, कॉम्पेंसेशन का, है क्या ना, वो दे दो कुछ। तो विपक्ष से अगर ये मांग है मेरा कि अगर आप लोग एक दूसरे राजनीतिक प्रस्ताव जनता के सामने रखते, जो मतलब विकासधारी प्रस्ताव हो, बिल्कुल। तब ये बात जो आप कह रहे हैं डिलिमिटेशन के बारे में, इसके हम हल निकाल सकते थे। कि अगर हम कहें कि हमारा प्रथम काम ये है कि सब, वही किसी ने कहा था एक जमाने में, पता नहीं कौन था, सबका साथ सबका विकास, मैं उसी को दोहराऊंगा। अगर हम असलियत पे सबका साथ सबका विकास करते, तो मैं कहता ठीक है। तो पहला तो हमें ये सोचना चाहिए कि अगर सबका विकास करना चाहिए तो हर भारतीय को ये एक मौका मिलना चाहिए कि कोई विकासशील पार्टी या कोई विकासशील अ, व्यक्ति के लिए वो वोट डाले। तो ये जो प्रांतीय विभाजन है पार्लियामेंट का, वो मैं बंद करता और मैं एक नेशनल लिस्ट का बात भी करता। उसका दूसरा फायदा है कि हम नेशनल लिस्ट करेंगे तो गई जाति खिड़की के बाहर। जाति तो आप सिर्फ लोकली आजमा सकते हो ना। आप तो जानते उत्तर भारत में भी जी। जो यादव की राजनीति है राजस्थान में, और जो यादव की राजनीति है उत्तर प्रदेश में, बहुत अलग है। हम्म? और जो यादव अ, जो तेलुगु यादव है जो आंध्र प्रदेश और तेलुगु तेलंगाना यादव में का है तो वो बिल्कुल बिल्कुल। अलग है। वो तो मतलब वो क्या बोलते हैं, जनेऊ भी नहीं पहनते हैं। यादव तो कहीं भी नहीं पहनते, लेकिन वहां पे तो बनिया और राजपूत पहनते हैं। यहाँ दक्षिण भारत में नहीं पहनते जनेऊ। तो ये जो एक समान राजनीतिक जो जातिवादी खेल है, ये एकदम ठप हो जाएगा। अब ये हो सकता है कुछ विपक्षी दलों के लिए भी खराब हो, लेकिन जी, जरूर सत्तारूढ़ दल को फिर से सोचना पड़ेगा। तो आप ये सोच सकते हैं, नेशनलिस्ट बना सकते हैं, ये उपाय नंबर 1 है। मैं यही कह रहा हूँ कि मुझे लोग कहते थे जब मैंने ये छापा था कि ये फिजिबल नहीं है। अरे भाई, ये एक नौजवान देश है। मैं उनको बार-बार इसी ऐसे ही मतलब जंग में रखूँगा कि बस जो है सो है स्टेटस क्वो, उसी पे आप रहोगे। कुछ तो मतलब दिमाग लगा के हमें अन्य उपाय सोचना पड़ेगा। तो मैं एक उपाय आपके सामने रख रहा हूँ, दूसरी उपाय फिर मैं बंद करता हूँ। जी, हमारे जो अभी जो 71 पॉपुलेशन पे फिक्स्ड है, हम ये कह सकते हैं कि अगले 10 साल में हम जो है उत्तर और दक्षिण की जो आर्थिक मतलब ये जो फासला है, इसको कम करेंगे। और जैसे फासला कम होता रहेगा, वैसे ही हम जनसंख्या के आधार पे वोट देंगे। इसको कहते हैं ग्रैंड बार्गेन। तो हम एक 20 साल के दृष्टिकोण रख के ये भी कर सकते थे। लेकिन ना सत्तारूढ़ पार्टी, ना विपक्ष ये सब खेलना चाहते। वो एक ही इसी कीचड़ के और दलदल में फंसकर फिर आवाज करते डिलिमिटेशन के बारे में, तब मेरा दिलचस्पी इस बात से उठ जाता है। जी। मैं इसमें से वो आपका जो वाक्य है वो पढ़ के सुनाना चाह रहा था अपने दर्शकों को, जो इन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स में डॉक्टर राय ने लिखा। तो जिसमें अभी उन्होंने आलसियत के बारे में बात की कि वो आलसी राजनीति करना चुनता है। समृद्धि में सुधार करने की विफलता के मुआवजे के रूप में नकद खैरात या अन्य प्रोत्साहन देता है, बजाय इसके कि ऐसी रणनीति पेश किया जाए जो मेरिट गुड्स, बेहतर वेतन वाली नौकरियां और जीवन बदलने वाले आर्थिक अवसर प्रदान करे, जो सभी भारतीयों की समावेशी समृद्धि बढ़ाए। तो डॉक्टर राय, मेरा एक और मेरा मेरा अपना ऑब्जर्वेशन ये है कि एक फॉल्ट लाइन है जिसमें
हमारे देश की राजनीति जो है अपने अतीत से ज़्यादा परेशान है। वो चाहे जैसे कि जाति अतीत है, धर्म अतीत है, हमारा हमारा अतीत जो है वो कि हम ऐसे थे फलाने, फिर हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारी, जिसको कहते हैं कि इमेजिनरी मेमोरीज़ बहुत सारी हैं। वो फैक्चुअल नहीं है, उस वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं, तो हमने फैंटेसाइज़ कर रखी हैं, हमने फ़िक्शन बना रखा है उसका, और उसकी फिर हम पॉलिटिक्स करते हैं, बजाय इसके कि जो, और ये फॉल्ट लाइन पास्ट वर्सेस फ्यूचर की है, और फ्यूचर की पॉलिटिक्स अब इस देश में कोई ज़िम्मेदारी के साथ नहीं करना चाहता। जिसमें हम ये बात करें कि हम रोज़, और जो कि शायद, और कभी ये अच्छा होगा कि हम इस बारे में भारत और चीन के बारे में बात करें कि उन्होंने ठीक है कि वो एक टोटलिटेरियन देश तो है, पर वो उन्होंने उन सारे मार्कर्स में फ्यूचरिस्टिक बन के ये बदलाव कैसे कर ली जो कि हम नहीं कर पाए, भारत जो है नहीं कर पाया। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि ये पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स में कितना मुश्किल काम है कि फ्यूचरिस्टिक होके देखना, जहां पर आप इंक्लूसिव प्रोग्रेस और ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं, वो दरअसल इस समय के पॉलिटिशियंस को सूट ही नहीं करता, चाहे वो सत्ता में हो या ना हो। क्योंकि वो सब बुढ़े हैं। ये सबसे जवान मुल्क है दुनिया में, सबसे जवान मुल्क, और ये ऐसा मुल्क है जहां बुढ़े मुल्क चलाते हैं। मुझे नौजवान कहते हैं लोग, ठीक है। ये हमारी सबसे बड़ी भविष्य की शक्ति है कि हम सबसे नौजवान मुल्क है दुनिया में, और हमारे जो नौजवान हैं उनको हम मेरे ख्याल से अतीत के जकड़ में साजिश के तौर पे रखे हैं, ताकि ये हम बुड्ढों का सेवा करें ये लोग, और इसी दलदल में फंसे रहे जिसमें हम फंसे हुए हैं। जरूरत बहुत है, और मेरे को फ्रैंकली ये जो हमारे तेजस्वी सूर्या जैसे नौजवान युवा है, केवल वो नहीं, उनसे ज्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो तो दलदल में बड़े खुश लग रहे हैं। और इसमें एक और समस्या है कि हमारी राजनीति एक विरासती राजनीति है, और विरासती राजनीति में जो नौजवान विरासती हो, वो जो उसके मतलब एंसेस्टर्स के खिलाफ तो नहीं जा सकता है, क्योंकि पूरा उसका जो आइडेंटिटी, उसका जो पहचान है, वो विरासत के अनुसार है। और विरासत पे तो आप जानते हैं, जैसे जो सास बहू था एक जॉइंट फैमिली में क्या होता है, हाँ, वो पापा जी और दद्दू जी वही जो बोलेंगे आप करेंगे, फिर आप दद्दू बनोगे। हाँ, तो इससे हमें निकलना है। अब एक जी। देश को अगर सिर्फ बुद्धि चलाते रहे ऐसे, हाँ, और कोई वरिष्ठ वरिष्ठ नहीं कहना चाहिए इस संदर्भ में, लेकिन कोई बहुत महान नेता ने कहा था कि 75 की उम्र पे कोई रिटायर होगा। मतलब जो जो बायोलॉजिकल लोग हैं, वो 75 की उम्र पे रिटायर हुए हैं। हम्म? मार्गदर्शक हो जाएंगे ये उसके कोई बाद। उम्र है रिटायर करने का भाई? आप पूरी दुनिया में देखिए, वो ट्रम्प जी के अलावा, और ट्रम्प जी कितने तहलका मचा रहे हैं आप देख रहे हैं ना दुनिया में, या आयतुल्ला लोग, हाँ? लेकिन आप देखिए यूरोप जी। के जो प्रधानमंत्री है या कहीं और है, ये ऐसे उम्र के नहीं, मतलब 40 50 60 तक भाई। लेकिन हमारे जो हम अंग्रेजी में कहते हैं जेरोंटोक्रेसी है, उसके दो बिल्कुल। कॉन्सिक्वेंसेज है। वो मतलब अतीत से ऐसे चकड़े हुए हैं कि वो हमारे नौजवान जो है ना, उनको कुचल के वहीं लगा रहे हैं। उनकी आइडेंटिटीज भी ऐसी बन रही है, मैं जाट हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। कोई, मैं ब्राह्मणों के मान तो कह सकता, कोई सफल ब्राह्मण जो है ना, वो कभी मैं ब्राह्मण हूँ, प्राउड ब्राह्मण हूँ, ये सब नहीं बोलता है। वो चुपचाप बाहर चले जाता है, पता पैसा कमाता है। जो असफल ब्राह्मण है वही ये सब बोलता है। हम्म, जो उसी तो कार कार के पीछे स्टिकर लगा लेता है कि मैं ब्राह्मण हाँ बिल्कुल। हूँ। तो ये मैं तो बहुत देखता हूँ उत्तर हमारे भारत जो में। सबसे बड़ी शक्ति है वो युवा शक्ति जो है, उसको हम इस बहुत ही गंभीर राजनीतिक जो चुनौती है हमारे सामने, आर्थिक भी और राजनीतिक भी, उसके सेवा में हम नहीं डाल रहे हैं, और उसके पीछे जी। हम राजनीतिक पूंजी भी नहीं डाल रहे हैं। इस वजह से हम पिछड़ गए हैं। और अगर चीन और भारत में आप मतलब कोई कंपैरिजन करना चाहते, तुलना करना चाहते, मैं ये कहूंगा कि चीन ने अपनी जो, अब उनका उनका जो एक क्षण था, ये युवा शक्ति का क्षण, उसका उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उपयोग की, और हम दुरुपयोग कर रहे हैं। जी। एक और जो सवाल था ये था कि जो दक्षिण में, जैसे कि आप बताएं, दक्षिण राज्यों में जो जो जिनकी 3 गुना अर्थव्यवस्था तो बेहतर सॉरी, है, कौन से राज्यों में? दक्षिणी राज्यों में, जहाँ पे जिनकी जो आर्थिक तौर पे बेहतर हैं उत्तर के राज्यों से,
पर वहाँ भी जैसा कि आपने कहा कि जातिवाद वहाँ भी वैसा ही है और साथ में जिसको लाभार्थी पॉलिटिक्स कहते हैं वो भी वहाँ पर काफ़ी रही है। पर उसके बावजूद वो कैसे फिर उनकी तरक्की कैसे हुई? अगर वही फैक्टर्स जो उत्तर में हैं वही दक्षिण में थे तब भी? तरक्की एक हद तक हुई है। मैंने इस पे काफ़ी काम किया है मिडिल इनकम ट्रैप पे, कि अगर आप देखिए, मैं आपके दर्शकों को, मैं बम्बई का हूँ तो मैं फ़िल्मों के मुहावरे से बात करूँगा। तो पिक्चर जो है ना, वो बनता है, वो 3 घंटे का अपना पिक्चर बनता है, जब कम से कम उसका एक हैप्पी एंडिंग होता है या सैड एंडिंग होता है। तो विकास को आप एक पिक्चर समझिए। विकास का एक हैप्पी एंडिंग होता है, सब खुश है, सब अमीर है, जैसे कि कोरिया हो, और विकास का एक सैड एंडिंग। आप आपके दर्शकों को बताना पड़ेगा मुझे कि अधिकांश जो देश है दुनिया के इतिहास में, उनकी जो ये पिक्चर है, उसका ट्रेजेडी एंडिंग होता है। अर्जेंटीना, ब्राज़ील, इजिप्ट, फिलीपींस, थाईलैंड, सब पिक्चर फेल। पिक्चर फेल का ये मतलब हुआ कि आप जो है, जैसे हम पहले थे ना, $800 पर कैपिटा इनकम, समझाएँगे? पर कैपिटा इनकम भूल गया हूँ। प्रति व्यक्ति जो आमदनी जो है। हाँ, प्रति व्यक्ति आमदनी, धन्यवाद। तो $800 का था जब मैं नौजवान था। अब वो 3000 तक पहुँचा है। मेरे ख्याल से 20 साल में वो 6000 तक पहुँचेगा, 7 तक पहुँचेगा, 8 तक भी पहुँच सकता है। लेकिन 8 तक पहुँचने के बाद, जो मैं ब्राज़ील में देखा हूँ, जो मैं इजिप्ट में देखा हूँ, जो मैं थाईलैंड में देखा हूँ, जो मैं इंडोनेशिया में देखा, इंडोनेशिया का पिक्चर बाकी है, जो मैं फिलीपींस में देखा हूँ, 800 की होगी, 8000 की होगी ज़रूर आपके जो प्रति व्यक्ति आमदनी है। लेकिन वही जो समस्या है जो आपकी थे अपने देश में जब आप $800 कमाते थे, वही समस्या आपको तब भी दिखेंगे। खराब स्वास्थ्य, खराब शिक्षा, खराब अर्बन डेवलपमेंट, खराब शहर, गटर वाले शहर, डेंगू डेंगू, मच्छर काटने वाला वो रोग, मैल न्यूट्रिशन, स्टंटिंग, उसके बाद और भी चीजें आएंगी, चोरी, डकैती। हम्म? तो इसको हम कहते हैं मिडिल इनकम ट्रैप। और अब एक बार आप इस पे पहुंच जाओ ना, उससे निकलना बहुत मुश्किल है। तो मेरे ख्याल से दक्षिण भारत जो है वो आगे जरूर बढ़ चुका है, लेकिन ये जो ट्रैप है उसमें अभी पड़ रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है वहां, जितना ही उत्तर और पूरे इंडिया में हो रहा है, लेकिन वहां कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मैं एक उदाहरण से बताता हूं आपको कि जो अमीर है वो और ज्यादा अमीर बहुत जल्दी बनने हैं, और जो कम अमीर है उनकी जो समृद्धि है वो कमी, अ, उनकी उसकी बढ़ोतरी बहुत कम अ, गति से हो रही है। बताता हूँ। अब बिहार की जो जीडीपी है, जो टोटल आमदनी है, वो तमिलनाडु से एक चौथाई है। अगर जी, बिहार में कोई ₹1 कमाता है, तमिलनाडु में ₹4। लेकिन अगर आप ये देखिए, वेज रेट, पगार क्या बोलते हैं हम बॉम्बे में, पगार बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, आप लोग? वेज रेट। ये हाँ, पगार ही पगार, बोलते हैं, ठीक है, हाँ, दिहाड़ी। हाँ, वेज रेट। दिहाड़ी। अगर जी, आप मतलब मंथली वेज रेट देखें, पगार देखें या दिहाड़ी देखें, तो एक्चुअली आपको दर्शकों को बता दूं, पगार जो है ये पुर्तगाली शब्द है। ये मैं ब्राजील में सीखा था, जो हम हिंदी में अपना लिए हैं महाराष्ट्र में। तो ये जो पगार है, बिहार में, तमिलनाडु में बिहार से सिर्फ 80% ज्यादा है। जब बिहार की जो इनकम है वो 400% ज्यादा है बिहार की। तो भाई बाकी 320% कहां गया बताइए जरा, मेरे और आप जैसे और पूंजीवादियों के जेब में। जी, तो जितनी पूरी तमिलनाडु की समृद्धि बढ़ना चाहिए था, वो नहीं बढ़ी है। आप जानते हैं कि बिहारी लोग मतलब इतने मोहताज होंगे इस नौकरी के लिए, यूपी वाले, एप्पल में नौकरी, सैमसंग में नौकरी। आप जानते हैं उनको कितना मिलता है महीने में? मीडियन वेज, मैं सबसे कम की बात कर रहा हूँ, एवरेज जो है जी, 21,000 रुपए। अरे भाई, सैमसंग और ये सब जो है, ये तो मतलब मजदूर के नवाब है। ये तो मजदूर के राजा होने चाहिए ना। ये तो हम इसलिए तो उनको पकड़ के रखते हैं कि भाई मेरे प्रांत पे आओ, यहाँ पे निवेश करो। अगर वहां भी इनको सिर्फ 20,000 रुपए मिलेंगे, तो बढ़ोतरी कैसी होगी देश का कल? वो क्या कर पाएंगे? वो क्या खाएंगे? उसके ऊपर आप बिहारी और यूपी वाले लाते हो यहाँ चाय और पकौड़े बनाने के लिए, ताकि उनके दाम कम हो, और वो ड्राइवर और जो घर में काम करते घर वाले हो, उनके दाम कम हो। तब जो बढ़ोतरी होती है, जिसको कहते हैं मतलब आपके वेतन भी बढ़े और
एक तो उत्पादकता बढ़े, और उसके जो उत्पादकता बढ़ेगा तो उसके फायदे जो है उसका विभाजन होगा। विभाजन ऐसे हो कि लोगों के वेतन भी बढ़े। तो इसे कहते हैं सबका साथ सबका विकास, जो यहाँ नहीं हो रहा है। तो जी। साउथ इंडिया जो मैंने मिडिल इनकम ट्रैप बताया, उस पे अभी फंसने वाला है। और ये जो आखिरी बात जिस आज इस बातचीत की, जो आर्थिक असमानता है, जिसमें जो कि हम तेज़ी से बढ़ता हुआ देख रहे हैं भारत में, कि एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि हम चौथी या 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, हालाँकि वो बार-बार ऊपर-नीचे होता छठा रहता है। छठा अभी छठा हो और गया, नंबर 6। हाँ, नंबर और 6 हो गया है। हाँ, कल ही इसलिए जो मैं पर आपके दर्शकों से कैपिटा। कहना चाहता हूँ, ये 4, 5, 3, 1 का बकवास छोड़ दीजिए। ये 2 मिनट में बदल सकता है। हुँ, हुँ। अब सबूत है प हमारे और पास। एक पता पर नहीं कैपिटा रामलिंगम टंडन जीडीपी जी में बांग्लादेश फिर आगे निकल गया हमसे। अ, और कुछ राज्यों की तुलना तो सब-साहारण अफ्रीका से होती ही है। तो ये जो आर्थिक असमानता है कि देश में शायद पैसा तो बन तो रहा है, पर उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो जिसको कहना चाहिए कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। जो एक संतुलित तरीके से वो उस पैसे का बँटवारा होता हुआ नहीं दिखलाई पड़ रहा है। तो ऐसे में भी वो, क्या वो एक बड़ी वजह है इस देश की, जो एक चुनौती की तरह है इतने बड़े देश में? हुँ, सबसे बड़ी वजह है, लेकिन इसकी जो जड़ है वो समाज में है। समझाता हूँ। हमारे देश में अगर आप एक कोई संग्रहालय खोले, संग्रहालय नहीं, म्यूज़ियम को क्या बोलते हैं? संग्रहालय। संग्रहालय, वाह! तो संग्रहालय खोले असमानता का, वो भारत उर्दू में में खोले। अजायब घर जहाँ अजीब चीज़ें रखी रहती हाँ, हैं। गायब घर, म्यूज़ियम, ठीक है? वो जी, भारत में खोलना चाहिए, क्योंकि आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे कौन-सी असमानता असमानता नहीं है? जातीय असमानता, सामाजिक असमानता, बुड्ढों और जवानों में असमानता, हैं? क्षेत्रीय अ, असमानता है। महिला और पुरुषों में असमानता, दक्षिण और उत्तर में असमानता। अरे! विरासती असमानता। ऐसा कोई देश है जहाँ फ़िल्म इंडस्ट्री भी विरासती तौर पे चलता हो? अब और क्या मतलब एक क्या बताऊँ मैं? हाँ? सिंबल हो सकता है असमानता का। लेकिन ये असमानता इसलिए है क्योंकि हम सामाजिक तौर से अतीत में भी और अब भी अ, ये देश असमानता पे ही चलता है। और अगर आप देखें किसी पुलिस के कांस्टेबल को, वो पुलिस का कांस्टेबल क्यों बनना चाहता है? क्योंकि उससे वो जो असमानता का जो बहुत बड़ा गल्फ है, वो कम हो जाता है। लोग जब सरकार जी, में काम करना चाहते हैं, एक एक स्कूल टीचर कौन बनेगा इस देश में? कोई पैसा ही नहीं मिलता है। हाँ, लेकिन आदमी स्कूल टीचर बनना चाहता है कि उससे एक एक हैसियत मिलती है। तो हम असमानता को, मतलब लोगों की हैसियत छीन कर हम उसको परमानेंट बना देते हैं। तो ये जो सामाजिक समस्या है, ये केवल सामाजिक लेवल पे ही ठीक होगा। ऐसे कोई तकनीकी चीज़ करो कि असमानता कम करो, वो नहीं होगा। और इसपे तकनीकी तौर पे एक ही बात कहूँगा आपके दर्शकों से, कि असमानता का हल 2 तरीके से होता है। एक होता है कि समझिए कि मैं हूँ और नीतीश जी है, जैसे अंबानी और अदानी, सिर्फ वो नहीं, लेकिन समझिए मैं और नीतीश जी, अंबानी और अदानी। हम जो है 90% ऑफ जीडीपी हम कमाते हैं, ठीक है? तो हम बड़े अमीर हो गए और आप सब वहीं रह गए। ये आजकल हो रहा है देश में। तो क्या करते हैं हमारे राजनीतिक लोग, कहते हैं कि ये बड़ी खरीब बात है, हम तो जनता के लिए हैं। आप आपके 40% पैसे हमें दीजिए, उसको लेके हम लोगों में बांटेंगे। ठीक है, असमानता कम हो जाएगा। अगले साल क्या होगा? फिर हम कमाएंगे, फिर हम बांटेंगे। हम्म? दूसरा है कि सिर्फ मैं और नीतीश ही नहीं, और 20 करोड़ लोग उतनी ही जीडीपी कमाएं, और जी। उस कमाने की यूनिवर्सलाइजेशन से असमानता कम। एक होता है, इसलिए मैं ये शब्द से नफरत करता हूं, रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये गलती हो चुकी है, अभी आप उस गलती को सॉल्व करना चाहते हैं, मुझसे पैसे लेके उसको देकर। इससे अच्छा तो यही है कि सब लोग काम करें, सबको ठीक वेतन मिले और सबकी जी, तरक्की हो। जो भी देश इस तरह से असमानता को कम किया है वो कामयाब रहा है, चाहे वो चीन हो। मतलब असमानता को कंट्रोल में रखा। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आप पूंजीवादी हो, आपने 3 गुना कमा लिया। ठीक है, अगर आपने 3 गुना कमा लिया, मुझे 2 गुना तो कमाने दीजिए। असमानता ऐसा हो कि आपने 10 गुना कमा लिया, मैंने कुछ नहीं कमाया, और फिर वो 10 गुना से आपने 2 गुना मुझे दे दिया। इससे देश की समृद्धि नहीं बढ़ेगी, और इससे जो हमारे सामाजिक असमानताएं हैं
जो जड़ है समानताएँ के, ये और भी मजबूत होते जाएँगे, जो हो रहा है आज के काल में भारत में। आपसे बात करके मेरे ख्याल से हमेशा मुझे लगता है कि नई चीज़ें समझने को एक नए अ, परिदृश्य को समझने का मौका मिलता है और मेरे ख्याल से हमारे दर्शकों को भी एक नई नज़र से डॉक्टर रॉय की पैनी निगाह से उनको शायद समझ में आती होंगी शायद चीज़ें कि हमारी मुश्किलें और हमारी चुनौतियाँ कितनी ज़्यादा है और हमारे राजनेता उसमें कितना बड़ा उनका योगदान है कि जिस जिस हालात में हम लोग रह रहे हैं उसके लिए। तो डॉक्टर राय बहुत-बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए और मुझे उम्मीद है क्योंकि इस समय हमें एक बहुत बड़े इसको कर्व में कहते हैं कि मोड़ एक नाज़ुक मोड़ से देश गुज़रता हुआ दिखलाई पड़ रहा है और जहाँ पर लोकतंत्र और हमारी नागरिकता, हमारा संविधान हमारे हमारे सपने, हमारी हमारी खुद की हर किसी की आर्थिक स्थिति शायद सब कुछ एक नाज़ुक मोड़ पे है और वो इस समय उसको सँभालना, उसको बरतना, उसको देख पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत में में आने के लिए। दर्शकों आपका भी इस बातचीत में शामिल होने के लिए। डॉक्टर राय को हम आगे भी उनसे बात करते रहेंगे इसको समझने के लिए और उनके बड़े इसको बोलते हैं कि रेडिकल से उनके आइडियाज़ हैं जिसको जो जो कि शायद हमको नई निगाह से देखने का एक मौका देते हैं। तो इस चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपको ये बात अच्छी लगी तो अपने हम ख़यालों के साथ इसको साझा करिए और इस कार्यक्रम को लाइक करिए और हम लोगों को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका और अपना ख़्याल रखिए। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद। जी। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।